नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज तो बड़े डिस्कस करेंगे हम, बाकी छोटे आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन से संबंधित, मतलब दूसरे देशों में भी रूपी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो डॉलर की एक्सेप्टेंस है। जैसे डॉलर में ट्रेड होता है ग्लोबल मार्केट में, इंडिया में भी उतने ही लेवल पे ट्रेड होना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। यहाँ पे बड़ा सा आर्टिकल है इंटरनेट शटडाउन से संबंधित, ये भी डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है हिंदू में आज डार्क पैटर्न से संबंधित है। वैसे तो डार्क पैटर्न से संबंधित एक हमने पहले भी इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया था, बट आज थोड़ा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेकिन एथिकल टर्म मोरल इक्विलिब्रियम, ये क्या है एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो, मान लो मेरी वैल्यू में इंटीग्रिटी शामिल है। इंटीग्रिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास इंटीग्रिटी की मोरल वैल्यू है। अब ना मैं आईपीएस हूं और मेरे पास ना रात को कोई एक ऐसा केस सामने आया जिसमें ट्रक पकड़ा गया ड्रग्स का। अब जो ट्रक का मालिक है ना, ड्रग्स का मालिक है, वो मेरे पास फोन करता है कि अगर आपने ये ड्रग छोड़ दिया तो मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर नहीं छोड़ा तो आपको तबाह कर दूंगा, पूरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन देखो, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैंने ट्रक को नहीं छोड़ा और प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मीडिया को कि हमने ये ट्रक पकड़ा है, पूरी कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई की। तो यहां पे देखो, मैंने इंटीग्रिटी को शो किया। मैं चाहता था, उस समय किसी ने नहीं देखा था, उसी समय 50 करोड़ रुपए कमाए जा सकते थे, बट चूंकि मेरे अंदर इंटीग्रिटी की वैल्यू थी इसलिए मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ऑलरेडी मेरे पास इंटीग्रिटी की वैल्यू थी, मेरी मोरल वैल्यूज में इंटीग्रिटी शामिल थी और उसी हिसाब से मैंने एक्शन लिया। तो ये जो स्टेट है ना, वो है मोरल इक्विलिब्रियम की। मतलब आप अपने मोरल वैल्यूज के हिसाब से, एथिकल बिलीफ्स के हिसाब से एक्शन लेते हो तो आप हार्मनी में रहते हो, तो आप इस स्टेट में रहते हो मोरल इक्विलिब्रियम। अगर आप अपने एथिकल बिलीफ्स और मोरल वैल्यूज के हिसाब से एक्शन नहीं लेते हो ना, तो फिर आप हार्मनी में नहीं रहोगे, आप गिल्ट में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, और वो जो स्टेट है वो है मोरल डिसइक्विलिब्रियम की। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें, मोरल इक्विलिब्रियम का उल्टा होगा मोरल इनकंसिस्टेंसी या फिर मोरल डिजोनेंस। जब कोई पर्सन अपनी एथिकल बिलीफ्स और मोरल वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं कर पाता ना, तो वो है मोरल डिजोनेंस या फिर मोरल इनकंसिस्टेंसी। और जब काम कर पाता है तो वो है मोरल इक्विलिब्रियम। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन से संबंधित है और आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमेशा की तरह देखो, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी? देखो, इसका मतलब यह है इंडिया के बाहर इंडियन रूपी की एक्सेप्टेंस, मतलब दूसरे देशों में इंडियन रूपी एक्सेप्ट हो ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे देखो, आप मान लीजिए दुबई में जाओगे ना, आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो, आप डॉलर दोगे तो दुकानदार आपको सामान दे देगा, लेकिन आप इंडियन रूपी दोगे सामान खरीदने के लिए, दुकानदार मना कर देगा, बोलेगा नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब इंडियन रूपी की आज के समय में एक्सेप्टेंस नहीं है। इंडिया से बाहर मुश्किल से इंडियन रूपी चलता है ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन डॉलर की रिस्पेक्ट, डॉलर की एक्सेप्टेंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डॉलर का यूज बहुत ज्यादा होता है और यही मुकाम हमें हासिल करना है डॉलर की तरह इंडियन रूपी के लिए। आपको एक बात बताऊं, हमेशा ऐसा नहीं था, मतलब आजादी के बाद इंडियन रूपी की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। 1950s में ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यहां पर इंडियन रूपी चला करता था। मतलब उनके पास ना पौंड हुआ करता था, पौंड स्टिरलिंग, तो वो पौंड देकर इंडियन रूपी लिया करते थे और इंडियन रूपी में वहां पे ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी इन देशों में। इन देशों की अपनी करेंसीज भी उस समय नहीं हुआ करती थी। इतनी रिस्पेक्ट थी उस समय इंडियन रूपी की 1950s में। बट एक दिक्कत देखो ये थी, उस समय ना गोल्ड की स्मगलिंग बहुत होती थी। भारत में गोल्ड महंगा होता था और इन गल्फ कंट्रीज में गोल्ड सस्ता होता था।
तो ना बहुत से लोग यहां से गोल्ड छुपा के लाया करते थे इंडिया में और इंडिया में बेच दिया करते थे। बेच के उनको मिलता इंडियन रुपी और वो वापस इंडियन रुपी ले जाते गल्फ कंट्रीज में। तो इस फेनोमेनन को कंट्रोल करने के लिए ना आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई एक अमेंडमेंट लेके आया। आरबीआई ने कहा कि गल्फ कंट्रीज में इंडियन रुपी का यूज होता है ना, आप ये मत करो, इससे गोल्ड की स्मगलिंग इंक्रीज हो रही है, हम आपके लिए ना अलग से एक गल्फ रुपी बना देते हैं। गल्फ रुपी जो स्पेशल वेस्ट एशिया के लिए था, जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। और आपको ना हैरानी होगी, गल्फ कंट्रीज ने इसे भी अपना लिया, गल्फ रुपी को भी, जो आरबीआई ने जारी किया था। लेकिन देखो बाद में दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? हमारे यहां पे ना 1966 में ना इंडियन रुपी का ना डीवैल्यूएशन हो गया। डीवैल्यूएशन मतलब आरबीआई ने इंडिया की रुपी की जो वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले में कम कर दी। कम क्यों कर दी? कम इसलिए कर दी यार, उस समय ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया था। हम इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का कर रहे थे। तो इंपोर्ट करने में तो फॉरेन करेंसी का यूज होता है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो रहा था। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, इंडियन रुपी की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया। इंडियन रुपी हो गया डॉलर के मुकाबले में कम वैल्यू का। जब भी देखो रुपी की वैल्यू कम होती है ना, एक्सपोर्ट इससे बूस्ट होता है। सीधा सीधा एग्जांपल है, मान लीजिए रुपी की वैल्यू कम हो गई पहले के मुकाबले में, तो यूएस के जो लोग हैं ना वो इंडिया से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो चुकी है। ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होगा तो इंडिया को फायदा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन सुधरेगी। तो यह सोच के 1966 में आरबीआई ने इंडियन करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया था। लेकिन ना इससे यार भरोसा खत्म हो गया गल्फ कंट्रीज का। उनको लगा हम इंडियन रुपी को अपना तो रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन तो करते हैं, बट भरोसा नहीं किया जा सकता। कल को इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम हो गई, हमारी तो सारी सेविंग डूब जाएगी। हमारा तो 1 करोड़ रुपए हमने कमाया है, इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई तो फिर उसकी वजह से हमारी सेविंग भी आधी रह जाएगी, 50 लाख रह जाएगी अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू आधी रह गई तो। उसके बाद ना इन गल्फ कंट्रीज ने अपनी अपनी करेंसी जारी कर दी और उसी के साथ फिर इंडियन करेंसी की जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा कम होती गई। हमारे कुछ पड़ोसी देश जो ऐसे हैं जैसे भूटान, नेपाल, यहां पर तो इंडिया की करेंसी को कुछ समय पहले भी अच्छी खासी एक्सेप्टेंस हासिल थी, बट एकदम से डिमोनेटाइजेशन लग गया ना 2016 में, तो इन 2-3 देशों में भी इंडिया की करेंसी की वैल्यू थोड़ा कम हो गई, एक्सेप्टेंस कम हो गई। इन देशों को भी लगने लगा, भूटान, नेपाल को भी, यार इंडिया का कोई भरोसा नहीं, कब जाके डिमोनेटाइजेशन कर दें और हमें नोट बदलवाने पड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहां भी इंडिया की करेंसी की एक्सेप्टेंस कम हो गई है। अभी देखो क्या सिचुएशन है। अभी तो देखो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सामान बिकते हैं ना, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उस ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर 2% है। बट ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपी का शेयर सिर्फ 1.6% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि रुपी की एक्सेप्टेंस कितना कम है। वैसे सरकार की तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए। जैसे सबसे पहले ईसीबी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इन रुपीज़ को प्रमोट करना। मैं आपको सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई रशियन कंपनी है, रशियन कंपनी इंडिया के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फॉर एग्जांपल रिफाइनरी का कोई प्रोजेक्ट है, तो ना अब इंडिया ने रूल्स थोड़े आसान बना दिए हैं। वो रशियन कंपनी लोन ले सकती है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में लोन ले सकती है रुपी में। पहले क्या हुआ करता था, ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग रुपी में अलाउड नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब रुपी में भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को अलाउ कर दिया गया है। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो रुपी में भी लोन ले सकती हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट वोस्ट्रो अकाउंट्स से संबंधित है। इसको भी आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। सरकार ने देखो ये बोला है इंडियन बैंक्स को कि आप फॉरेन बैंक्स के लिए ना रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन कीजिए।
जैसे एसबीआई को बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप यूएई का कोई बैंक है उसके लिए रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कीजिए, उसी प्रकार से रशिया का कोई बैंक है उसके लिए आप इंडिया में रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कीजिए। वोस्ट्रो अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो किसी एक बैंक के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में एसबीआई के द्वारा किसी दूसरे बैंक के बिहाफ से, फॉर एग्जांपल यूएई के फॉरेन बैंक के बिहाफ से, रशिया के फॉरेन बैंक के बिहाफ से। इसका फायदा क्या होता है? देखो, रशिया के बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट है एसबीआई में, मतलब रशियन बैंक के पास रुपी में पैसे पड़े हैं। अब वो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है इंडिया में कोई चीज परचेज करने के लिए, यहां पर अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। तो फायदा इसका ये होता है इंडिया और रशिया के बीच में ना ट्रेड आसानी से हो जाता है रुपी में, किसी थर्ड पार्टी की करेंसी की आवश्यकता नहीं होती, फॉर एग्जांपल डॉलर की। तो ये फायदा होता है वोस्ट्रो अकाउंट का। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इंडिया ने क्या किया है, 18 देश ऐसे हैं जिनके साथ ट्रेड में भारत सरकार ने रुपी को प्रमोट किया है, बोला है कि भैया आप रुपी में ट्रेड कर लीजिए। ये सारे स्टेप्स सरकार ने लिए हैं रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए। और इनका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट देखो कोई खास नहीं निकला। आज भी इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है, किस में? डॉलर में। रशिया कहता है कि भैया हमारे पास ना 40 बिलियन डॉलर्स रुपी में पड़े हैं, हम क्या करेंगे उनका? हमारे पास कोई चीज़ खरीदने के लिए है ही नहीं आपसे, मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम और ज़्यादा खरीदना चाहते हों और जिसकी कमी हो हमारे पास। तो इन 40 बिलियन डॉलर्स का जो हमारे पास रुपी की फॉर्म में है, हम क्या करेंगे? इसके बाद रशिया को डर भी लगता है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू कहीं कम हो गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। मतलब इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं ना वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इसके बाद ना राइटर अपना सजेशन देते हैं। राइटर कहते हैं अगर तो देखो इंडिया ये चाहता है कि इंडियन रुपी को दूसरे देशों में भी रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए जैसे डॉलर को किया जाता है, तो इंडियन रुपी को ना फुल्ली कन्वर्टेबल होना पड़ेगा। मैं आपको एक एक कीवर्ड का मतलब समझाता हूं। फुली कन्वर्टेबल मतलब यहां पे कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी की बात की जा रही है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है ए ना यूएसए के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर यूएसए में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है। अब यूएसए के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर प्रॉपर्टी में, रुपी में तो कर नहीं सकता, उसे चाहिए डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जब वो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेगा ना इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार मना कर देगी। सरकार बोलेगी नहीं, क्यों चाहिए आपको डॉलर? सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं कि इस लेवल से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट के लिए रुपी को डॉलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से स्पेशल। तो इंडिया फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। मेरे को दूसरे देश में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में, स्टॉक में या फिर प्रॉपर्टी में, तो मैं पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाऊंगा, और सरकार इतना आसानी से करती नहीं है। अगर सरकार बिना पूछे आसानी से कर देना तो होगा ये फुली कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। बट इंडिया में अभी फुली कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत सरकार कन्वर्ट करती है, बड़े अमाउंट के लिए क्वेश्चंस पूछती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन यही उठता है ना, कोई भी पर्सन रुपी को रिजर्व में क्यों करके रखेगा जब उसे पता है कि जब मर्जी आए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए इसे डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, दिक्कत आ जाएगी, फंस ना जाऊं मैं रुपी को रिजर्व में रख के। तो यही क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं कि सबसे पहले तो आप चाहते हो कि रुपी को लोग रिजर्व करेंसी में रखें, तो इंडिया को फुली कैपिटल कन्वर्टेबल होना होगा। जब मर्जी कोई पर्सन चाहे दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर ले। वैसे इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज बता देता हूं। एक और टर्म होती है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। मान लीजिए मैं कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट करने के लिए ना मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, तो मैं रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूं कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए, उसमें दिक्कत नहीं है, उस पर सरकार ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाती। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट की और मुझे डॉलर में पैसा मिला, लेकिन मैं उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, तो सरकार बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड और सर्विस जो हम करते हैं ना, ट्रेड और सर्विस से जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसको हम आसानी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं करंट अकाउंट
कन्वर्टिबिलिटी। तो इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो पूरी है, ट्रेड और सर्विस से जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर सकते। वो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कीवर्ड है यहां पे कैपिटल अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट और करंट अकाउंट मतलब ट्रेड एंड सर्विस। एक क्वेश्चन वैसे आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि सरकार कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ क्यों नहीं करती। अलाउ देखो इसलिए नहीं करती, सरकार को डर लगता है कहीं यार हमने सबको अलाउ कर दिया कि आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर लेंगे डॉलर में और इंडिया से भाग जाएंगे पैसे लेके, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो खाली हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली तो इंडिया में 1990-91 की तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकते हैं। इसलिए सरकार कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करती है। सरकार को डर लगता है हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में आ जाएगा। इसके बाद देखो लास्ट में ना चाइना का एक्सपीरियंस राइटर के द्वारा हमारे साथ शेयर किया जाता है। राइटर कहते हैं चाइना की जो करेंसी है ना रेनमिनबी यानी RMB, इसको भी कोई नहीं पूछता था 2004 से पहले, बट चाइना ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। 2007 तक चाइना ने डिमसम बॉन्ड्स और ऑफशोर RMBD बॉन्ड्स इशू किए। डिमसम बॉन्ड मतलब जैसे इंडिया के मसाला बॉन्ड है, मतलब चाइना की सरकार ने अपनी कंपनीज को अलाउ कर दिया कि आप फॉरेन से पैसा उधार लेना चाहते हो ना तो RMB में उधार ले सकते हो ये बॉन्ड इशू करके। तो ये चाइना ने किया। बाद में हांगकांग में भी अलाउ किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिमसम बॉन्ड इशू करने के लिए 2009 आते आते। इसके अलावा 2008 के बाद में चाइना ने ट्रेड और फाइनेंस के लिए RMB के यूज़ को अलाउ कर दिया कि आप ट्रेड कर सकते हो RMB में। मान लीजिए US की कंपनी और चाइना की कंपनी आपस में ट्रेड कर रही हैं तो वो ट्रांजैक्शन कर सकती हैं RMB में, ऐसा चाइना की सरकार ने अलाउ कर दिया। और ना सिर्फ ट्रेड एंड फाइनेंस के लिए बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए और रिजर्व करेंसी के लिए भी RMB का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना ने सब कुछ अलाउ कर दिया। देखो चाइना से रिलेटेड ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए सजेशंस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राइटर कहते हैं देखो सबसे पहले इंडिया ना यहाँ पर कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी लेके आए फुली। रुपी को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान होना चाहिए। 2060 आते आते ये सरकार कर सकती है। इसके अलावा इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है ना, रुपी की बॉन्ड मार्केट, वो बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए। डीप मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के बॉन्ड्स में, चाहे वो सरकार के द्वारा इशू किए गए हों या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के द्वारा, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, आसानी से उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए, इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो, ट्रांजेक्शन्स आसानी से हो सकें। अभी इंडिया में ना रुपी की बॉन्ड मार्केट इतनी डीप नहीं है। डीप मतलब बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स बॉन्ड मार्केट में होती नहीं है। इंडिया के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एंकरेज किया जा सकता है कि आप ट्रांजेक्शन्स रुपी में कीजिए। इसके लिए कुछ इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को। तो ये कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। लास्ट में बस यही बोला जाता है, जैसे चाइना ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए, इंडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करे। इससे इंडियन रुपी पे जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पास्ट में ना कुछ राज्यों में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, मणिपुर में, पंजाब में इंटरनेट शटडाउन्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। 2016 से लेकर 2022 के बीच में पूरे वर्ल्ड में जितने टोटल इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं ना उसमें 60% तो इंडिया में ही हुए हैं। समझ गए? वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कब इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, वो भी साफ तौर पे इंडिया के अलग अलग कानून में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बताया गया है। लेकिन फिर भी कई बार उन लॉज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इंटरनेट शटडाउन करने के लिए। तो पहले कुछ रूल्स जो हैं वो उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंटरनेट शटडाउन में इंटरनेट बंद करना, स्पीड कम करना, सोशल मीडिया के एक्सेस को रोकना या फिर कुछ वेबसाइट्स के एक्सेस को रोकना सब आते हैं। मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं, ये भी इंटरनेट शटडाउन का एक फॉर्म है। तो देखो इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत सिर्फ
यूनियन या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी जो हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और जब वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश देंगे तो उनको रीजंस भी बताने होंगे कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कई बार अगर सर्कमस्टांसिस बिल्कुल अनअवॉइडेबल हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा डेजिग्नेटेड जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के ऑफिसर हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और देखो, हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करना होता है जिससे सरकार डील करती है। उस नोडल ऑफिसर को सरकार कम्युनिकेट करती है कि भैया इंटरनेट शटडाउन कर दो इस जगह पे। समझ गए? तो हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसके लिए एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करना होता है जो सरकार के साथ कम्युनिकेट करता है। और देखो, जब यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते हैं, अगले ही दिन उनको ये आदेश एक रिव्यू कमेटी के पास भेजना होता है और वो रिव्यू कमेटी देखती है क्या ये इंटरनेट शटडाउन का जो आदेश पास किया गया है ये टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5 क्लास 2 को कंप्लाई करता है या फिर नहीं करता है। अब क्वेश्चन उठता है, इस रिव्यू कमेटी में कौन होता है? अगर देखो सेंट्रल लेवल पे ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी। और स्टेट लेवल पे अगर ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होंगे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब होम सेक्रेटरी के अलावा कोई और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग होंगे रिव्यू कमेटी में जो रिव्यू करेंगे उस आदेश को जिसको पास किया गया है स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा इंटरनेट शटडाउन का। अब देखो, बात आती है आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। आप आसानी से बता सकते हो इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है। हेट स्पीच, फेक न्यूज़, इनको रोकने के लिए, या फिर कई बार पीस एंड पब्लिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, एकदम से लाल किले पर प्रोटेस्टर्स आ गए, बहुत बार दिल्ली में जैसे राइट्स हुए थे, तो सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। उस समय सरकार का फोकस ये होता है कि ऐसी वीडियोस को या फिर फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकना जिससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सरकार का कहना था नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र हमने इंटरनेट सर्विसेज डिली की हैं, मतलब 2G सर्विसेज चल रही थी। शुरू में इंटरनेट बंद था, बाद में 2G सर्विसेज काफ़ी समय तक रही, तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला सरकार देती है। उसके बाद काफ़ी बार व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें फैलती हैं। उन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए, जैसे बेंगलोर में कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ अफवाहें फैली थी, तो उन अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन सरकार के द्वारा लगाया गया था। ये रीजन्स हैं, आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। थोड़े आपस में मिक्स्ड रीजन्स हैं, लेकिन आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक पॉइंट है, ये रूमर्स एक पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं शटडाउन्स के अगेंस्ट? ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, क्योंकि देखो अब तो राइट टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन हुआ और इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी न जाने कितने स्टार्टअप्स ने काम करना बंद कर दिया, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स, न जाने कितनी एप्लीकेशंस ने गूगल प्ले स्टोर पर काम करना बंद कर दिया या फिर ठीक से वो काम नहीं कर पाई इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से। नेक्स्ट, फेल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अभी तक देखो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से सरकार अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है, यानी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे पता लगे कि हाँ सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया हो इंटरनेट शटडाउन की वजह से या फिर अफवाहों को फैलने से रोक लिया हो। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इंटरनेट शटडाउन की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी सारी सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये ठीक से सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती। इवन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी एग्रीकल्चर से संबंधित अवेयरनेस सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड करती है किसानों को, वो भी बाधित होती हैं, उनमें भी डिसरप्शन आता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। देखो ये तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, क्या नुकसान होता है आपको भी पता है। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है हर एक डोमेन में। तो इंडिया इनफॉर्मल इकोनॉमी है,
तो निश्चित तौर पर यह कह पाना भी मुश्किल होता है कि इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है इंटरनेट के शटडाउन की वजह से। फॉर्मल इकोनॉमी हो तो आंकड़ा भी पता लग जाए, इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसलिए आंकड़ा भी नहीं पता लगता। बट सरकार भी क्या करे, देखो सरकार की ना कई बार मजबूरी हो जाती है। शटडाउन देखो कई बार ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे आपको याद होगा राजस्थान में एक टेलर की हत्या की गई थी, तो राजस्थान की सरकार को लग रहा था कि दंगे फैल जाएंगे, एकदम से इंटरनेट शटडाउन कर दिया। मतलब दो तरह से सरकार इंटरनेट शटडाउन करती है, एक प्रोएक्टिव, दूसरा रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब अभी घटना घटी नहीं है लेकिन सरकार को डर लग रहा है, दंगे अभी भड़के नहीं है लेकिन सरकार को लगता है भड़क सकते हैं, तो प्रिवेंशन के तौर पे सरकार के द्वारा शटडाउन कर दिया जाता है, ये है प्रोएक्टिव शटडाउन। दूसरा है रिएक्टिव, घटना घट चुकी है उसके बाद सरकार हरकत में आती है और इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। वैसे देखो डीएम के पास इजाजत नहीं होती इंटरनेट शटडाउन की, लेकिन जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, डीएम भी इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे देता है या दे देती है। इसको देखो आप संविधान से रिलेट करोगे तो संविधान का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन देता है, बट इंटरनेट शटडाउन की वजह से ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। इवन आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है, इसमें भी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सरसाइज वन फ्रीडम टू एक्सेस द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने की आज़ादी, ये सब आते हैं इस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में। ये फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है। लास्ट में देखो इसका सॉल्यूशन यही बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी होना तभी इंटरनेट शटडाउन किया जाए, और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लैंड ऑर्डर भड़का, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी समस्या है लेकिन पूरे जिले में इंटरनेट शटडाउन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनल एक्शन सरकार के द्वारा होना चाहिए, जितनी गंभीर प्रॉब्लम है उतना ही एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए। और इंटरनेट शटडाउन में भी ना कुछ वेबसाइट्स जिनसे कोई खतरा नहीं है उनको उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए, जैसे बैंक है, बैंक की वेबसाइट्स पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। सोशल मीडिया पे रोक लगाई जा सकती है, हालांकि देखो सोशल मीडिया पर रोक लगाना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, बट ऐसी सिचुएशन में जब वायलेंस हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस समय सोशल मीडिया पर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब एक और चीज देखिए, इंटरनेट शटडाउन का जब आदेश दिया जाता है ना, तो उस आदेश को मतलब कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक के ऑफिसर के द्वारा आदेश दिया जा सकता है, और बाद में एक रिव्यू कमेटी भी बैठती है उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। लेकिन जब सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ना कि आप बताइए रिव्यू मीटिंग कब हुई और कौन किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या डिसाइड हुआ उस रिव्यू मीटिंग में, सरकार कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। मतलब रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है वो सिर्फ एक नाम मात्र का दिखावा है, पेपर पे है वो चीज़, कभी प्रैक्टिकल होती ही नहीं है रिव्यू मीटिंग, ये एनालाइज करने के लिए कि शटडाउन सही है गलत है। इवन कई बार तो सरकारें ना पेपर करवाने के लिए भी इंटरनेट को बंद करवा देती है। राजस्थान में देखो पेपर लीक होना बहुत गलत है, बच्चों का भविष्य को तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बट इसका और कोई सोल्यूशन निकालो ना यार। इंटरनेट को ही बंद कर देना ये एक सोल्यूशन नहीं है पेपर लीक को रोकने के लिए। बच्चों के भविष्य को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, पेपर लीक को बचाना जरूरी है, बट इंटरनेट को शट डाउन करना एक सोल्यूशन नहीं है, इससे दूसरे लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डार्क पैटर्न से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डार्क पैटर्न होता क्या है? देखो डार्क पैटर्न डिसेप्टिव मतलब धोखे वाली डिजाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल जो किया जाता है इंटरनेट में वेरियस वेबसाइट्स के द्वारा, ताकि यूजर्स को धोखा देके उनसे ऐसे डिसीजन दिलवाए जा सकें जो एक्चुअल में वो नहीं लेना चाहते हैं। इससे यूजर को तो नुकसान हो जाता है लेकिन कंपनी को फायदा होता है। मैं फिर से बोलता हूं, डार्क पैटर्न वो धोखे वाली डिजाइन टेक्निक्स हैं जो इंटरनेट पर वेबसाइट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं यूजर्स को मजबूर करने के लिए, ताकि वो ऐसे डिसीजन ले जो कि यूजर्स वास्तव में नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, धोखे से उनसे वो डिसीजन दिलवाया जा रहा है। इससे यूजर को नुकसान हो जाता है और कंपनी को फायदा हो जाता है। जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं। स्नीक इनटू बास्केट टेक्निक, बहुत बार ना आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई सामान परचेज करते हो, जैसे ही आपने कोई चीज़ कार्ट में डाली, एक और चीज़ अपने आप कार्ट में डल जाती है। आपको लगता है कि
अच्छा, मतलब जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उसमें तो ज़्यादा आइटम्स मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जानबूझ के वो चीज़ डाल दी गई है वेबसाइट के द्वारा कार्ट में, और उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। ये तो देखो मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मैंने किसी एक चीज़ का मॉड्यूल परचेज किया था, तो उस वेबसाइट वाले ने मेरे साथ धोखा कर लिया। एक चीज़ का मॉड्यूल मैंने कार्ट में डाला, लेकिन जल्दबाजी में जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहा था, तो 2 मॉड्यूल्स उस वेबसाइट ने अपने आप से डाल दिए, मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया था। और जब पैसे कटने का मैसेज आया तो एकदम से टेंशन हो गई, पैनिक में आ गया मैं। तो वेबसाइट वालों से कांटेक्ट किया, तो वो बोलते हैं कि भैया आप पैनिक में क्यों आ रहे हो, हम आपके पैसे लौटा देंगे। तो मैंने कहा लौटा तो दोगे यार, लेकिन आप धोखे से किसको कोर्स परचेज क्यों करवा रहे हो। तो यही है स्नीक इनटू बास्केट टेक्निक। उसके बाद कन्फर्म सेमिंग, जैसे कुछ वेबसाइट्स नहीं होती कि आप न्यूज़लेटर साइन कर लीजिए, आपको हम हर हफ्ते मेल भेजेंगे, और साइन करने के लिए वो ये बोलते हैं कि येस आई वांट टू सेव मनी, तो साइन अप करवाते हैं। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मैं नहीं साइन अप करना चाहता, तो वहाँ पे लिखा आता है कि यू डोंट वांट टू सेव मनी। वो क्या होता है, गिल्ट महसूस करवाते हैं। अगर आप नहीं उनका साइन अप करोगे ना, तो वो गिल्ट महसूस करवाएंगे आपको। नेक्स्ट है फोर्स्ड एक्शन। ये तो देखो ये हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वाले भी करते हैं, आर्टिकल को थोड़ा सा दिखाते हैं और फिर बोलते हैं पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए साइन अप कीजिए। ये गलत है यार, मतलब वेबसाइट्स ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है बेट एंड स्विच। कई वेबसाइट वाले क्या करते हैं, दिखाते कोई और प्रोडक्ट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन वास्तव में डिलीवर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हिडन कॉस्ट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई सामान परचेज किया, शुरुआत में कम कीमत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आप चेकआउट करोगे तो हिडन कॉस्ट भी नजर आ जाएगी। अच्छा हैंडलिंग के भी चार्ज लगेंगे, अच्छा दूसरी चीज के भी चार्ज लगेंगे। वास्तव में शुरुआत में आपको कम कॉस्ट दिखाई गई थी, लेकिन जब आपने चेकआउट किया तो कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई। एयरलाइंस वाले अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये डार्क पैटर्न के सारे एग्जांपल्स हैं। डार्क पैटर्न की वजह से देखो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, प्राइवेसी ऑफ डेटा पे बैड इंपैक्ट पड़ता है, धक्के से यूजर का पर्सनल डेटा ले लिया जाता है, और यूजर्स जो हैं ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं डेटा एक्सप्लोइटेशन के, मतलब उनका डेटा का एक्सप्लोइटेशन हो जाता है, और फाइनेंशियली उनको एक्सप्लोइट कर लिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। और ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये डार्क पैटर्न वाली, ये छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा भी अपनाई जाती हैं, जैसे एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा कैसे डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को ना अमेजोन के प्राइम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है ना, तो प्रोसेस इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि यूज़र बेचारा बीच में छोड़ देता है, अरे यार अभी नहीं मिल रहा है, कैसे कैंसिल करूँ, बाद में देखता हूँ। तो बल्कि यूरोपियन यूनियन ने क्रिटिसाइज भी किया कि अमेजोन को यार ऐसा मत करो। इसके बाद अमेजोन ने फिर अब प्राइम की अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना हो तो प्रोसेस आसान बना दी है। लिंक्डइन पे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के मैसेज आते रहते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद यूट्यूब पर पॉपअप आता रहता है कि अगर आप एड फ्री म्यूजिक देखना चाहते हो तो साइन अप कीजिए, ये कीजिए, मतलब सब्सक्राइब करवाने के लिए वो पूरी कोशिश करते रहते हैं। लास्ट में ये बताया जाता है, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने ना 2022 में गाइडलाइंस रिलीज की थी ताकि डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सके और अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा यूके में कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी है, CMA, इन्होंने कुछ बिजनेसेस को लेटर लिखा था कि आप ऐसी टेक्निक्स को मत अपनाइए जिससे कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। इंडिया की बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों ने जॉइंट कंसल्टेशन की थी डार्क पैटर्न के इश्यू पर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस रिलीज की ताकि डार्क पैटर्न के इस्तेमाल को कम किया जा सके इंडिया में, और कुछ ऑनलाइन कंपनीज को वार्निंग लेटर भी सेंड किया गया था ASCI के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डार्क पैटर्न से संबंधित। इसके बाद न्यूज़पेपर में आज देखो बहुत ज़्यादा कुछ तो काम का नहीं है, 2-3 चीज़ें। एक तो सरपंच पतिज्म, एक नई टर्म है जो इस्तेमाल कर सकते हो। रबर स्टैंप सरपंच का नाम आपने सुना होगा। जैसे कई बार ना 33% आरक्षण महिलाओं को मिल गया लोकल बॉडीज़ में, बट होता क्या है, पावरफुल मैन ही रहते हैं, वो अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़वा देते हैं बस नाम के लिए, और पूरे 5 साल
खुद ही काम करते हैं, पावर उन्हीं के पास में होती है। तो ये जो पूरा फेनोमेनन है इसको कहा जाता है सरपंच पतिज्म। ये कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक न्यूज़ जो है वो काम की है यहाँ पर चंद्रयान से संबंधित। चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। विंडो जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की वो 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में है। 14 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है और इसे लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा, LMV मार्क 3 के द्वारा। लैंड कब करेगा ये चंद्रयान 3 हमारा स्पेस व्हीकल कब लैंड करेगा चंद्रमा पर? देखो ये लैंड कर सकता है 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त को। सनराइज के दौरान लैंड करना इसे ज़रूरी है। अगर 23 या फिर 24 अगस्त को ये लैंड नहीं कर पाया फिर तो इसे लैंड करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ सितंबर में। तो इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल्स आएंगे। अब आप तैयार रहिएगा, चंद्रयान मिशन के बारे में एडिटोरियल अच्छे खासे आएंगे। अब इसके बाद समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आर्टिकल है। 2016 से लेकर 22 के बीच में पूरे वर्ल्ड में जितना इंटरनेट शटडाउन हुआ है ना, उसका 60% तो इंडिया में हुआ है। रीजन कम्युनल टेंशन, 2 धर्मों के लोगों के बीच में लड़ाई, टेंशंस, प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग होने से रोकना, मिस इन्फॉर्मेशन एंड भड़काऊ कंटेंट, ये रीजंस हैं। कैसे इंटरनेट यूजर्स और लैंड ऑर्डर के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए, संविधान के प्रोविजंस हमने जाने, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इंटरनेट शटडाउन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा इंटरनेट शटडाउन कर दो। जुडिशियल फ्रेमवर्क क्या है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, क्या रूल्स हैं जिससे इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है, ये भी हमने समझा था। इश्यूज क्या है इंटरनेट शटडाउन से? ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं होता, डीएम कर देता है जबकि पावर नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है इंटरनेट शटडाउन में। अल्टरनेटिव इस्तेमाल नहीं किए जाते, अल्टरनेटिव जो है वो इनइफेक्टिव हैं। जैसे सरकार ने बोला कि कुछ वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है शटडाउन के दौरान, लेकिन 2G से आज के समय में कोई वेबसाइट खुलती नहीं, तो सरकार का सॉल्यूशन खराब है। इम्पैक्ट तो काफ़ी ख़राब होता है इंटरनेट शटडाउन से, पढ़ाई खराब होती है, हेल्थ, इकोनॉमी, सब पे नेगेटिव असर पड़ता है। कंक्लूजन, इंटरनेट शटडाउन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, बहुत कम समय के लिए होना चाहिए, लॉ के अनुसार होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस जो आपको आज अटेम्प्ट करने हैं ये देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। एक और आर्टिकल है रूपी वाला, रूपी की इंटरनेशनलाइजेशन से संबंधित, इसकी भी समरी देख लीजिए। अभी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रूपी का शेयर सिर्फ 1.6% है, जबकि इंडिया का शेयर ग्लोबल गुड्स में 2% है। सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग अलाउ कर दी गई है रूपी में। रूपी वोस्ट्रो अकाउंट से संबंधित पॉइंट हमने डिस्कस किया था। 18 देशों के साथ ट्रेड रूपी में। इसके अलावा क्या चीज़ है जो रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन को रोक रहा है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। सरकार को डर लगता है अगर हमने अलाउ कर दिया तो एकदम से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो जाएगा। रिफॉर्म क्या आने चाहिए? 2016 तक फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दो, एक बढ़िया सी रूपी बॉन्ड मार्केट डेवलप करो ताकि इंडियन कंपनीज या भारत सरकार भी रूपी में बॉन्ड निकाल सके। जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनको एंकरेज करो कि आप ट्रेड ट्रांजैक्शंस रूपी में कीजिए। एडिशनली क्या किया जा सकता है? टैक्स इंसेंटिव दो फॉरेन बिजनेसेस के लिए जो रूपी में बिजनेस करना चाहते हैं। करेंसी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। एक्सचेंज रेट रेजीम इंप्रूव होना चाहिए ताकि एकदम से इंडिया की करेंसी की वैल्यू ऊपर या नीचे ना जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन रुपी जो है वो ऑफिशियल करेंसी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए इंडिया पुश करे। और लास्ट में तारापुर कमेटी जो है फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन से संबंधित, उसकी रिकमेंडेशंस को सरकार माने। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।